हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है पेस्टरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, ये 5th चैप्टर है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। ओके, इतिहास में इससे पहले कहीं भी मतलब बहुत कम जगहों पर पेस्टरलिस्ट के बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है। और नोमैड्स का मतलब होता है, नोमैड्स ऐसे लोगों को कहा जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं जीवन यापन के लिए, जिसे हिंदी में खाना बदोश कहा जाता है ना। जो मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ओके, भारत के कई हिस्सों में नोमैडिक पीपल्स को देखा जा सकता है। पेस्टरलिस्ट चरवाहे होते हैं जो अपनी भेड़, बकरियां और ऊँटों के साथ घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ओके, लेकिन ये कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, इनकी लाइफ कैसी है, ये कैसे अर्न करते हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। अगर उसके बाद भी कुछ ऑप्शन बचता है तो हम आर्टिसंस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन पेस्टरलिस्ट के बारे में बहुत कम लिखा गया है। ओके, ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है, मतलब नहीं है इनसे, बट ऐसा नहीं है। हर किसी की ज़रूरत होती है। ओके, इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ पेस्टरलिज्म हैव बीन इम्पॉर्टेंट इन सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है ये भी हम देखेंगे। ओके, और जब अंग्रेज आए तो इनकी ज़िंदगी पर कैसा प्रभाव पड़ा, ठीक है, ये भी देखेंगे। भारत के साथ साथ हम अफ्रीका के पेस्टर्स के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो पेस्चोरल नोमैड्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे चरवाहे जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, और मूवमेंट्स का मतलब उनके आंदोलनों से है। तो अब देखिए, गुज्जर और बकरवाल आज भी जम्मू और कश्मीर के हर्डर हैं, चरवाहे हैं जो भेड़ बकरियां लेकर चलते हैं। ठीक है, ये 19वीं शताब्दी में इस इलाके में आए थे। अपने गाय बैल बकरियां और भेड़ों के लिए पेस्चर्स यानी कि घास से भरे मैदानों की खोज में। ओके, ठंड के दिनों में जब पहाड़ के ऊपर मोस्टली बर्फ़ जमी होती है, इस समय पर ये लोग नीचे की ओर रहते हैं। ठीक है, नीचे की ओर घर बनाते हैं। और जैसे ही गर्मियों के दिनों में बर्फ़ पिघल जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, अपने भेड़ बकरियों के साथ ऊपर चले जाते हैं। हर परिवार के 1 या 2 सदस्य एक साथ मिलकर एक काफ़िला तैयार करते हैं, एक लोगों का झुंड बनाते हैं, और वो झुंड अपने अपने भेड़ बकरियों के साथ चलता है। ठीक है, ये लोग पीर पंजाल पास को क्रॉस करते हुए कश्मीर आते हैं। और गर्मियों के दिनों में जब बर्फ़ पिघल जाती है तो माउंटेन साइड पे बहुत सुंदर लस ग्रीन ग्रास होती है, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, मतलब बहुत ही अच्छी होती है भेड़ बकरियों के लिए। ठीक है, और जैसे ही सितंबर के अंत में ये लोग वापस क्या करते हैं, मूव अगेन दिस टाइम ऑन द देयर डाउनवर्ड जर्नी, तो ये पहाड़ के निचले हिस्से में वापस आ जाते हैं। ठीक है, और विंटर में वो अपने घरों पे रहते हैं। और फिर विंटर में घरों में रहने का रीज़न यही है कि पहाड़, जो भी जितने भी पहाड़ होते हैं उस समय पे वो बर्फ़ से ढके होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, हमने बुग्याल के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर गुज्जर और बकरवाल के बारे में। अब हम यहाँ देखते हैं सेकंड में गद्दी शेफर्ड हिमाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, और ये भी सीजनल मूवमेंट करते हैं। सीजनल मूवमेंट से सीधा सा मतलब है गर्मियों के दिनों में ऊपर की ओर और सर्दियों के दिनों में नीचे की ओर। ओके, यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ इस प्रकार के एक घर में रहते हैं। देखो, ये ट्रायंगुलर शेप में घर है। ठीक है, जो वहीं आसपास की खेर और बांस से बनाई गई है ताकि यहाँ समय काटा जा सके। ठीक है, तो देखो, द गुज्जर कैटल हर्डर लिव इन दिज मंडप्स, इसे मंडप कहा गया है। मेड ऑफ द रिंगल, रिंगल क्या है, एक पहाड़ों पर पाई जाने वाली बांस है और घास है जिससे ये बनाया जाता है।
अ मंडप वाज ऑल्सो वर्क प्लेस, यहाँ कुछ लोग काम भी करते हैं। हैंस द गुज्जर यूज टू मेक घी, यहाँ लोग बैठकर आराम से घी वगैरह निकालते हैं, ठीक है, और इसे बाद में बेच दिया जाता है। ओके, इस फोटो में आप ये देख सकते हो कि किस तरह से, देखो यहाँ एक लाइन से ये सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ सारी भेड़ बकरियाँ बैठी हुई हैं। तो ये चराने के प्रोसेस में है ये लोग। अभी देखो यहाँ पर ये छोटी छोटी घास दिखाई दे रही है ना, तो ऐसी घासों को बकरियाँ और भेड़ बड़े शौक से खाते हैं, ठीक है, इनका खाना हो जाता है। और ये देखो ये माउंटेन दिखाई दे रहा है साफ साफ कि हाँ ये ऊंचाई पर हैं ये लोग, और वो जो घर बने हुए हैं वो नीचे। इसी तरह से ये लोग काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भाबर क्या है। भाबर एक ड्राई फॉरेस्टेड एरिया है जो फुट हिल्स पे है, घरवाल और कुमाऊं के। बुग्याल क्या है, वास्ट मीडो इन द हाई माउंटेन्स। ओके, ये मतलब भाबर नीचे की ओर और बुग्याल माउंटेन के ऊपर की ओर। ओके, कुछ समय के लिए ये लोग पहाड़ों के ऊपर रुकते हैं और फिर वापस पहाड़ों पे नीचे चले आते हैं। फर्दर टू द ईस्ट इन घरवाल एंड कुमाऊं द गुज्जर कैटल हर्डर केम डाउन टू ड्राई द फॉरेस्ट इन भब्बर विंटर, द बुग्याल इन समर और भब्बर इन विंटर। Many of them were originally from Jammu and came up to the UP hills in the 19th century। तो जम्मू कश्मीर के मेनली लोग उत्तर प्रदेश तक आ गए किस चीज़ की खोज में, अच्छे पेस्चर यानी घास के मैदानों के खोज में। ओके, अगर पेस्चरल कम्युनिटीज की बात करें तो देखो यहाँ भोतिया, शेरपाज और किन्नौरीज नाम के कुछ वेल नोन कम्युनिटीज हैं। ओके, अगर ये आपको ये नहीं सोचना है कि ये किस तरह से पैसा कमाते हैं। देखो भेड़ की खाल से ये रुआ निकलता है, एक टाइप का कॉटन जैसा होता है, ये धागे होते हैं, और इसी से जैकेट्स वगैरह बनाई जाती हैं जो बहुत ही अच्छी होती हैं सर्दियों के समय पर पहनने के लिए। तो इन्हीं से इनका गुजारा होता है, यही ये बेचकर अपना गुजारा करते हैं। ओके, अब देखिए ऑन द प्लेटू प्लेन्स एंड डिजर्ट्स नॉट ऑल पेस्चरलिस्ट ऑपरेटेड इन द माउंटेन। हर पेस्चरलिस्ट जो है वो माउंटेन्स पे ही नहीं रहता है, ठीक है, ये लोग प्लेटूज में भी पाए जाते हैं, प्लेन्स में भी, यहाँ तक कि रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं। ओके, धांगर्स वेयर एन इम्पॉर्टेंट पेस्चरल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र की कम्युनिटी है, याद रखिएगा, ठीक है। और 20वीं शताब्दी में इनकी पॉपुलेशन 4,68,000 थी, ठीक है, 4,67,000। मोस्ट ऑफ देम वेयर शेफर्ड, सम वेयर ब्लैंकेट वीवर्स। तो कुछ लोग चरवाहे थे जबकि कुछ लोग ब्लैंकेट बुनने का काम करते थे, रजाइयाँ बुनते थे। इनमें से कुछ लोग भैंसे भी चराते थे, ठीक है। देखो धांगर जो शेफर्ड थे ये मेनली महाराष्ट्र के प्लेटू पे ही रहते थे जब तक कि मॉनसून होता था। मॉनसून सेमी एरिड होता है, मतलब ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा सूखा। सेमी एरिड होता है जहाँ बहुत कम बारिश होती है, लो रेनफॉल एंड पुअर सोइल। तो ज़मीन बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है वहाँ पर, ठीक है। सिर्फ बाजरा और छोटे छोटे जो क्रॉप्स होते हैं वही हो पाते हैं यहाँ पर, उसी की खेती होती है। तो मॉनसून में ये काफ़ी अच्छा ग्राउंड बन जाता है चरवाहों के लिए, क्योंकि ज़मीन उतनी अच्छी नहीं है तो छोटे छोटे पौधे हो पाते हैं, ठीक है। आफ्टर मार्च अबाउट अ मंथ दे रिच कोंकण, और ये 1 महीने की मार्च करते हैं और मार्च के बाद ये पहुँचते हैं कोंकण। ओके, दिस वॉज अ फ्लरिशिंग एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट विथ हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल। और जो कोंकण है ये क्या है, एक बहुत ही हाईली फर्टाइल सॉइल है, रिच सॉइल है,
जहाँ अच्छी बारिश भी होती है तो एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट ज़्यादा है। ओके, अब आप देखो, अगर रेगिस्तान में देखो तो आप देखो कैसा सिचुएशन है। ये ऊँट आपने देखा होगा, ठीक है, ये ऊँट आपने देखा, और कैसे छोटे छोटे घास हैं, ये आप घास देखो। ओके, तो ये आपको घास दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ इसी तरह का पेड़ पौधा देखने को मिलता है, और इनको कोंकण में कोंकणी पीजेंट्स वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और जैसे ही खरीफ की खेती कट जाती है, द फील्ड हैज़ टू बी फर्टिलाइज्ड एंड मेड रेडी फॉर द रबी खेत। तो इसके बाद रबी की खेती के लिए तैयार किया जाता है खेतों को, ठीक है। डांगर फ्लॉक्स मैन्योर्ड द फील्ड एंड फेड ऑन द स्टबल, ठीक है। तो धांगर जो है ये मैन्योर्ड करते हैं फील्ड्स को, मैन्योर्ड का मतलब है खाद वाद छिड़क के, फेड ऑन द स्टबल, और स्टबल में खाना खिलाते हैं। द कोंकणी पिजन्स ऑल्सो गिव सप्लाईज ऑफ राइस विच द शेफर्ड टुक बैक टू द प्लेट्यू। तो जो कोंकणी पिजेंट्स हैं वो इनको क्या सप्लाई करते हैं, राइस की सप्लाई करते हैं, जो ये वापस अपने घर प्लेटू लेके जाते हैं। विद द वॉन्सेट ऑफ द मून द धांगर्स लेफ्ट द कोंकण। तो मॉनसून के शुरू होते ही धांगर्स कोंकण छोड़ देते हैं। एंड द कोस्टल एरियाज विद देयर फ्लॉक्स एंड रिटर्न टू देयर सेटलमेंट ऑन द ड्राई प्लेटू। और ये कहाँ चले जाते हैं, ड्राई प्लेटू की ओर रिटर्न। द शिप कुड नॉट टॉलरेट द वेट मानसून कंडीशन। तो जो भेड़ है वो मानसून को टॉलरेट नहीं कर पाती, बरसात को झेल नहीं पाती, ठीक है, भेड़ को नहीं झेल पाती, ये याद रखिएगा। इन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, अगर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देखें तो जो ड्राई सेंट्रल प्लेटू है ये ज़्यादातर कवर्ड है स्टोन और ग्रास से। इनहेबिटेड बाई कैटल गॉट एंड शिप हर्डर्स, ठीक है। तो घास है तो भेड़ बकरियों के लिए तो सही है, इसीलिए यहाँ भेड़ बकरियाँ ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा क्या होती हैं, मतलब हर्डर्स यहाँ लेकर आते हैं। द गोलाज हर्ड कैटल, ठीक है, गोलाज हर्डेड कैटल्स। द कुरुमाज एंड कुरुबाज रेयर्ड शिप्स एंड गोट्स एंड सोल्ड वुवन ब्लैंकेट। ये दो प्रजातियाँ, ये कम्युनिटीज़ हैं, याद रखिएगा। ये जो हैं ये दोनों कम्युनिटीज़ हैं, ओके। और ये क्या पालती हैं, देखो, रियर्ड शिप्स एंड गोट्स, ये भेड़ बकरियाँ पालती हैं और ये क्या करती हैं, ब्लैंकेट बेचती हैं, ठीक है। दे लिव नियर द वुड्स, ये जंगलों के आसपास रहती हैं, और छोटे छोटे पैचेस जो होते हैं ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों को ये खेती भी करते हैं, ठीक है। कुछ छोटे छोटे पेटी ट्रेड्स में ये काम मतलब व्यापार भी करते हैं। एंड टुक केयर ऑफ देयर हर्ड्स, मतलब अपने जानवरों की ध्यान भी रखते हैं। लाइक द माउंटेन पेस्चरलिस्ट, मतलब जो माउंटेन्स पे रहते हैं उनकी ही तरह, इट वाज नॉट द कोल्ड एंड स्नो दैट डिफाइन द सीजनल रिदम। मतलब देखो, पहाड़ों पर तो ऐसा सिस्टम था कि सर्दियों के दिनों में ये नीचे आ जाते थे, गर्मियों में ऊपर, लेकिन प्लेन्स में ऐसा थोड़ी ना होगा। प्लेन्स में क्या होता है कि मॉनसून यानी कि बारिश का जब मौसम शुरू होता है ना, और ड्राई सीजन, इन दोनों में लोग मूव करते हैं, ठीक है। जब बारिश होती है तो घास फूस खूब उगती है, और जैसे ही सूखा होता है तो घास फूस ख़त्म। तो जब घास फूस ख़त्म हो जाएगी तो ये लोग यहाँ से मूव कर जाएंगे, और जैसे ही फिर घास वास उग जाएगी तो फिर इसे ये लोग यहाँ वापस आ जाएंगे। इसी तरह से इनका मूवमेंट चलता रहता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इन द ड्राई सीजन दे मूव टू द कोस्टल ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ड्राई सीजन्स में ये कोस्टल ट्रैक्ट्स पे चले जाते हैं, और जैसे ही बारिश कम होती है, मतलब बारिश आती है, तो ये भी आ जाते हैं। ओनली बफेलोज लाइक द स्वैम्पी वेट कंडीशंस ऑफ द कोस्टल एरिया। तो सिर्फ भैंसें हैं जिनको क्या, मतलब मट्टी के साथ खेलना पसंद होता है, गीली मिट्टी जो होती है ना, मतलब कीचड़ के साथ,
तो एक तरह से ये स्वैम्पी मतलब आप समझ के चलो कीचड़ है, ठीक है। ऑन द कोस्टल एरिया ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ अदर हर्ड टू बी शिफ्टेड टू द ड्राई प्लेटू एट दिस। तो ज़्यादातर जो हर्ड्स हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाती हैं, ड्राई प्लेट्यू पे, सिर्फ भैंसों को यहाँ छोड़ दिया जाता है। बंजारा वेयर येट अनदर वेल नोन ग्रुप ऑफ ग्रेजर्स, दे वेयर टू बी फाउंड इन द विलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश। देखो बंजारा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इन सर्च ऑफ गुड पेस्चर लैंड्स फॉर देयर कैटल्स, वह अपने मतलब जानवरों के लिए गुड पेस्चर लैंड, घास के मैदान ढूंढते हैं और इसीलिए ये लंबी लंबी दूरी तय करते हैं, ठीक है। सेलिंग प्लॉग कैटल एंड अदर गुड्स टू विलेजर्स इन एक्सचेंज ऑफ ग्रेन एंड फॉडर, मतलब चारा के लिए और साथ ही साथ खाने के लिए इनको कुछ ना कुछ तो बेचना होगा, तो ये कुछ सामान लेकर चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, वहाँ वो बाज़ार में दुकान में सामान बेचते हैं, ठीक है। कभी कभी अपने जानवरों को कुछ दिन के लिए दे देते हैं कि चलिए आप इससे खेती कर लीजिए, ठीक है, और हमें इसके बदले कुछ दे दीजिएगा। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में रायकाज रहते हैं, राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान कैसा है, डिजर्ट। द रेनफॉल इन द रीजन वॉज मियाग्रे एंड अनसर्टेन, मतलब बहुत कम बारिश होती है सबसे पहली बात तो, और कब होती है वो भी बहुत ज़्यादा फिक्स्ड नहीं है। ऑन कल्टिवेटेड लैंड हार्वेस्ट फ्लक्चुएटेड एवरी ईयर, तो कल्टिवेटेड लैंड पे खेती जो है वो हर साल ऊपर नीचे होती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम। ओवर वास्ट स्ट्रेच नो क्रॉप कुड बी ग्रोन, बहुत लंबे इलाके में कुछ नहीं उगाया जा सकता क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है। सो द राइकाज कंबाइंड कल्टीवेशन विथ पेस्चरलिज्म, तो ये क्या करते हैं कि खेती करते हैं, जब बारिश होती है तो खेती होती है, नहीं होती है तो ये अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगते हैं। देखो मॉनसून में जब बारिश होती है तो राइकाज ऑफ बाड़मेर, बाड़मेर के राइकाज, साथ ही साथ जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के, ये अपने घरों में रहते हैं, स्टेड इन देयर होम, तो मॉनसून में ये अपने घर रहते हैं। और वेयर पेस्चर्स वेयर अवेलेबल, तो ज़मीन मतलब घास अवेलेबल होती है इस समय पर यहाँ, तो ये यहीं रहते हैं। और जैसे ही अक्टूबर आता है व्हेन दिस ग्रेजिंग ग्राउंड, तो उस समय घास के जो जितने भी फील्ड होते हैं वो सब सूख जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तब ये क्या करते हैं कि दूसरे पेस्चर्स और वाटर की तलाश में ये क्या हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। वन ग्रुप ऑफ राइका नॉन एज द मारू, तो राइका का ही एक ग्रुप मारू के नाम से भी जाना जाता है, और ये कैमल्स यानी कि ऊँट को पालते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ये शिप और गोट्स भी लेकर जाते हैं। अब यहाँ देखो बलोत्रा राजस्थान का ये एक जगह है जहाँ पर ऊँटों का मेला लगा हुआ है। आप यहाँ देखो, एक ऊँट यहाँ है, और मतलब ढेर सारे ऊँट देख रहे हैं, देखो कितने सारे ऊँट हैं, तो ऊँटों का मेला है। घोड़े हैं यहाँ पर, घोड़े भी हैं, तो ऊँट और घोड़े वगैरह बेचे जाते हैं, ठीक है। तो जो पेस्चोरल्स का जो ग्रुप है उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी अच्छी केयरफुल कंसिड्रेशन पर डिपेंड करती है। देखो क्या मतलब, ये कि इनको ये पता होना चाहिए कि कितने दिनों तक ये हर्ड्स यानी कि छोटे छोटे जो घास हैं ये एक जगह पर अवेलेबल हैं, ठीक है। कहाँ इनको पेस्चर्स के साथ साथ पानी मिलेगा, किस तरफ जाने पर, ये सब चीज़ें इनको अंदाज़ा लगाना पड़ता है। कब मॉनसून आएगा, कब बारिश होगी, कब घास उगेगी, कब नहीं होगी, ठीक है। किसानों के साथ भी इनको अपना रिश्ता बना कर रखना पड़ता है ताकि ये बाकी की सब्जियां और बाकी के जो अनाज है वो इनसे ले सकें, ओके। तो ये किसानों के साथ भी रिश्ता बना कर रखते हैं, कुछ खेती भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं और पालन भी करते हैं भेड़ बकरियों का। ये देखो आप, दिख रहा है ना इनका घर, तो ये इनके घर और ये इनके स्टाइल। राजस्थान में इस पगड़ी को
सफ़ा कहते हैं, ठीक है, सफ़ा कहते हैं। तो जब हम जोधपुर में थे तो हमें भी एक मिला था सफ़ा, स्कूल के किसी फंक्शंस के दौरान। अब हम देखते हैं कि आखिर जब ब्रिटिश कॉलोनीज आई और उन्होंने शासन किया तब क्या इम्पैक्ट पड़ा पेस्चुरल लाइफ पे, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि जब ब्रिटिश कॉलोनीज आई तो इनकी ज़िंदगी पे बहुत ड्रामेटिकली चेंज हुआ। कैसे? इनके जो घास के मैदान थे वो छोटे होने लगे धीरे धीरे, क्योंकि उनको अपनी कॉलोनी भी बनानी थी, साथ में एग्रीकल्चरल लैंड भी चाहिए था। तो क्या हुआ इससे कि इनके जो चरवाहों के लिए घास के मैदान थे वो कम पड़ने लगे। इनके आंदोलनों को धीरे धीरे उन लोगों ने रेगुलेट किया, अगर इन्होंने आवाज़ उठाई तो। साथ ही साथ इनसे टैक्स मांगने लगे लोग कि आपको अपनी ज़मीन के लिए किराया देना पड़ेगा, आप जो उगाते हो उसमें से देना पड़ेगा, अगर आपके पास भेड़ बकरियां हैं तो वो आपको देनी पड़ेंगी। तो इनका एग्रीकल्चरल जो स्टॉक था वो कम होने लगा, इनका व्यापार भी रोक दिया गया, ठीक है। यहाँ लिखा भी है, देखो, जब फर्स्ट कॉलोनियल स्टेट चाहता था कि क्या करे, वो जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स है जिस पे घास होती है उसे हम कल्टीवेटेड फार्म्स में बदल दें, ठीक है, जहाँ खेती की जा सके ऐसे फार्म्स में बदल दिया जाए। अंग्रेज़ों की आय का मुख्य स्रोत क्या था? वो सबसे टैक्स लेते थे, तो वो ज़मीन पर किराया लगाने लगे, लैंड रेवेन्यू मांगने लगे, ठीक है। बाई एक्सपांडिंग कल्टीवेशन इट कुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। तो जब खेती होगी तभी तो उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, इसीलिए उन्होंने ज़बरदस्ती हर जगह खेती करवानी शुरू कर दी। मोर जूट, कॉटन, वेट एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दैट वे रिक्वायर्ड इन इंग्लैंड। इस समय इंग्लैंड में ज़्यादा जूट, कॉटन और गेहूं की ज़रूरत थी, ठीक है। तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने कहा कि जितने भी ज़मीन ऐसे हैं जहाँ कोई खेती नहीं हो रही है, ये तो कोई काम का है नहीं, तो यहाँ पर तुम लोग इसको साफ़ सुथरा करके खेती शुरू करो, ठीक है। तो उनकी नज़र में वो वेस्ट लैंड था, मतलब बेकार की ज़मीन, ठीक है। तो उसको उन्होंने क्या किया कि कल्टीवेटेड लैंड में ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। और 19वीं शताब्दी के मध्य वेस्ट लैंड रूल्स वेयर इनेक्टेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब वेस्ट लैंड को कल्टीवेटेड लैंड में बदलने की नियम लागू होने लगी, ठीक है। These individuals were granted various concession and encouraged to settle these lands। तो इस जगह पर जो लोग भी कल्टीवेटेड करना शुरू करते थे उनको कई तरह के सुविधाएं भी दी जाती थी, ठीक है। मतलब उनसे कम की पैसा लेना लैंड रेवेन्यू के नाम पर, और कुछ लोगों को तो गांव का मुखिया भी बना दिया गया, ठीक है। जो कि मतलब नई नई इलाके थे ना, जो नए नए खेती के लिए तैयार किए गए थे, उसमें से इन द मोस्ट एरियाज द लैंड्स टेकन ओवर एक्चुअली ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स यूज रेगुलरली पेस्चरलिस्ट। सो एक्सपांसन ऑफ कल्टीवेशन इनवाइटेबली मीट द डिक्लाइन ऑफ पेस्चर्स। तो जब ज़मीन ही नहीं रहेगी, चरने के लिए खेत ही नहीं होंगे, तो कहाँ चराओगे आप जानवरों को? तो उससे क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया पेस्चर्स का, यानी कि घास की ज़मीनों, जो खेत घास के जो मैदान थे उनकी कमी हो गई, ओके। आपको 9th में याद होगा, मैंने एक पढ़ाया था फॉरेस्ट कम्युनिटी, तो मतलब लास्ट चैप्टर था 9th का हिस्ट्री का। इससे पहले एक और चैप्टर पढ़ाया था ना हमने, कॉलोनियलिज्म एंड फॉरेस्ट सोसाइटी कम्युनिटी, ऐसा कुछ। तो उसमें हमने पढ़ा था कि अंग्रेज़ों ने जितने भी इम्पोर्टेंट पेड़ वाले जो लोकेशंस थे उन सबको, जहाँ देवदार और साल के पेड़ पाए जाते थे, उसको रिजर्व घोषित कर दिया कि आप अब इस जंगल में नहीं जा सकते। तो जब जंगल में नहीं जाएंगे तो भेड़ बकरियों को चराएंगे कहाँ, खिलाएंगे क्या, ठीक है। अब किसी पेस्चरलिस्ट को अलाउड ही नहीं था जंगल में जाना, तो हो गई दिक्कत। अंग्रेज़ों को लगता था कि अगर हमारे जंगलों में जानवर आकर ग्रेजिंग करेंगे, चरेंगे, तो क्या होगा कि सैपलिंग्स, यंग शूट्स, जो मतलब एकदम छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, जो अभी बड़े होने वाले होते हैं,
छोटे पौधों के आकार में जो बड़े पौधे होते हैं उन सबको नष्ट होगा, उनको ये खा जाएंगे, तो दिक्कत होगी। तो जब फॉरेस्ट एक्ट में चेंज हुआ तो लाइव्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट भी चेंज हुए। जब फॉरेस्ट एक्ट की वजह से क्या हुआ कि जो चरवाहे थे इनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। दे वे आर नाउ प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग मैनी फॉरेस्ट, मतलब अब इनको कई जंगलों में, तो जब फॉरेस्ट लॉ आया तो इनकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जंगलों में इन्हें घुसने से रोक दिया गया। ओके, और जिस इलाके में इन्हें घुसने के लिए परमिशन था उस इलाके में भी इन्हें अपने लिए पास बनवाना पड़ता था, एंट्री के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, और भी कई दिक्कतें थीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक वर्ड है कस्टमरी राइट। कस्टमरी राइट का मतलब है राइट्स दैट पीपल आर यूज्ड टू बी कस्टम एंड ट्रेडिशन। ओके, अब यहाँ देखिए, तो जो है अंग्रेज़ों को, मतलब अंग्रेज़ों ने जो ये पेस्चोरल्स थे इनको क्या किया कि कह दिया कि भाई आप इस टाइम से इस टाइम तक रहोगे, इस टाइम इस सीज़न में नहीं आना है, नहीं जाना है। उनकी मर्जी से हो पाता था सब कुछ, तो दिक्कत होने लगी, राइट। और जो लोग कारावैन मतलब बैलगाड़ियों के साथ और मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, उन लोगों पर इन लोगों अंग्रेज़ों को ज़्यादा भरोसा भी नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि इनका इलाका बदलता रहता था हर एक मौसम में। ओके, तो जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो चाहती थी कि एक सेटल्ड पॉपुलेशन हो, एक ही जगह रहे, ताकि उनको शासन करने में सुविधा हो। ठीक है, वो चाहते थे कि लोग गांव में रहें। ठीक है, उनका एक जगह घर हो फिक्स्ड कि हाँ ये इंसान यहीं रहता है। ठीक है, और उनको एक फिक्स्ड पार्टिकुलर ज़मीन दी जाए ताकि उनको ये कहा जा सके कि आप इस ज़मीन के लिए हमें किराया दो। ठीक है, तो इस वजह से वो लोगों को फोर्स करते थे, ज़बरदस्ती ये कहते थे कि आप एक ही जगह रहो। ठीक है, और ये जो पेस्टोरल्स थे इन बेचारों का तो मतलब हमेशा से यही काम था, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, तो इनके लिए बड़ा दिक्कत था। और अंग्रेज अगर एक जगह से दूसरी जगह ये हमेशा मूव करते रहेंगे तो इनकी आइडेंटिटी को मतलब आइडेंटिटी और कंट्रोल करना ही बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी नोमैडिक थे उनको ये लोग क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते थे और क्रिमिनल मानते थे। ठीक है, नोमैडिक मतलब जो इस एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे उन लोगों को अंग्रेज क्या मानते थे, क्रिमिनल मानते थे। और 1871 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक पास किया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्या पास किया? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ऐसे ट्राइब्स जो क्या हैं, क्रिमिनल हैं, जबकि ये क्रिमिनल नहीं थे, इनका तो बेचारों का काम ही था। ठीक है, इसमें और भी कुछ आ गए, जैसे क्राफ्ट्समैन थे, ट्रेडर्स थे। ट्रेडर्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, सामान खरीद कर लाते थे और बेचते थे। और साथ ही साथ पेस्चरलिस्ट भी थे। इन सबको क्या कर दिया गया, क्रिमिनल ट्राइब्स बता दिया गया। और ये कह दिया गया कि ये बचपन से ही क्रिमिनल पैदा होते हैं। वंस दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, जब ये कानून लागू हुआ तो ये जो कम्युनिटीज़ थीं इन लोगों ने गाँव को ओनली नोटिफाइड विलेज एंड सेटलमेंट, तो एक गांव में रहते थे ये, तो इस गांव में से कहीं भी जाना इनको अलाउड नहीं था। जाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता था। ठीक है, और गांव में पुलिस को अपॉइंट कर दिया गया जो हमेशा देखता रहता था कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। ठीक है, तो 3 प्रॉब्लम्स हो गए। अब चौथा देखो, टू एक्सपांड, अब अंग्रेज़ों को ज़्यादा पैसा चाहिए था। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि सोर्स ऑफ टैक्सेशन पे फोकस करते थे। और सोर्स ऑफ टैक्सेशन क्या था? लैंड का रेवेन्यू, पानी कैनल का, नमक, और जो सामान ये बेचते थे उस पे। कभी कभी ये जानवरों पर भी टैक्स लगा देते थे। ठीक है,
पेस्चरलिस्ट हैड टू पे टैक्स ऑन एवरी एनिमल दे ग्रेज्ड ऑन द पेस्चर। तो हर जानवर जो पेस्चर में घास चरने जा रहा है उसके ऊपर टैक्स लगता था। इन मोस्ट पेस्टोरल ट्रैक्ट ऑफ इंडिया ग्रेजिंग टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिड 19th सेंचुरी। तो जितने भी पेस्टोरल ट्रैक्ट्स थे इन सब जगहों पर चरने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। अपने जानवर अगर चराने हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और ये धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले मान लो कि एक जानवर पे 10 पैसा था, तो फिर 20 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा, इस तरह से वो प्राइस बढ़ता गया, ठीक है। क्योंकि लालच की तो कोई लिमिट होती नहीं है और ये लालची लोग थे। अंग्रेजों ने इसी बीच क्या किया कि कहा कि यार हम अब घर घर जाके टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, पूरे गांव में एक इंसान को टैक्स कलेक्ट करने का जिम्मा दे देंगे। तब ढेर सारे लोगों ने कहा कि मैं कलेक्ट करूंगा, मैं कलेक्ट करूंगा। तो उसने कहा कि नहीं, जो हमें ज़्यादा पैसा देगा वो टैक्स कलेक्ट करेगा। तो अब मान लो कि आप पहले टैक्स कलेक्ट करने के लिए 100 रुपया कमीशन दो, घूस दो। तो ये 100 रुपया और प्लस टैक्स आपको दोनों वसूल करना है गांव वालों से। तो इस वजह से क्या हो गया कि टैक्स और ज़्यादा बढ़ गया। अब इससे लालच और बढ़ गया। गांव वाले सोचते थे कि यार इतना पैसा देकर मौका मिला है टैक्स वसूलने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूला जाए, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो काफ़ी फ़ायदा हुआ, लेकिन जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो आम नागरिक था वहाँ का, उनको बहुत तकलीफ हुई। ईच ऑफ देम was given a pass to enter a grazing tract. A cattle herder had to show the pass and pay the tax। मतलब आपको अगर ऐसी जगह पर किसी गाय को चराना है या बकरी को चराना है तो आपको यहाँ इस गेट के पास एक पुलिस रहेगा। पुलिस वाले को आप अपना पहले पास दिखाओगे, जैसे स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड होता है वैसे ही पास दिखाओगे, तब ये जाने देगा। और आप जब वापस आओगे तो आपसे ये क्या मांगेगा, टैक्स, ओके। तो ऐसा सिस्टम बना दिया अंग्रेज़ों ने। अब सोच कर देखो कि मतलब ज़िंदगी कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट। अंग्रेज़ों की इस मतलब कानूनों की वजह से, ऐसे कानूनों की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा। पेस्चर्स की शॉर्टेज होने लगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ज़मीन क्या हो गया था, कल्टीवेटेड लैंड्स यानी खेती के लिए ज़मीन में बदल दिया गया। और जो पेस्चर लैंड्स थे वो घट गए, और साथ ही साथ कुछ जंगलों को रिजर्वेशन में रख दिया गया, तो वहाँ जाना ही अलाउड नहीं था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि पेस्चर लैंड दिखाई नहीं, मतलब दिखेंगे ही नहीं, इतने कम जगह हो गए। और कुछ ना कुछ तो जानवरों को खिलाना ही था, तो जो ज़मीन बची थी वहीं पर सब लोग खिलाते थे, इससे वहाँ की ज़मीन ख़त्म हो गई। मतलब जहाँ एक बकरी को चराना था वहाँ पर 50 बकरियाँ चरने लगी, मजबूरी थी। तो उससे क्या हुआ, बहुत जल्दी घास ख़त्म होने लगी, ठीक है, जिसको इंटेंसिव ग्रेजिंग कहते हैं, कि ज़रूरत से ज़्यादा ग्रेजिंग हो गई। क्योंकि अब इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने नहीं दिया जाता था, तो एक ही जगह बकरियां चरती रहती थी, ठीक है, यही दिक्कत हो गई। और जो घास होती है उसको फिर से बड़ा होने के लिए जो समय चाहिए था वो समय नहीं मिल पा रहा था, तो घास उगी नहीं, क्वालिटी ऑफ पेस्चर्स भी खराब होने लगी। आप यहाँ देखो, हिमाचल प्रदेश वाले इलाके में गद्दीज, गुज्जर्स जम्मू एंड कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद ये उत्तराखंड वाले इलाके में भोतियाज और गुज्जर्स, ठीक है। अगर आसाम साइड में, ये अरुणाचल प्रदेश साइड में आप बात करें तो ये क्या है, मोमपास। यहाँ ये यूपी पे आप देखो तो देखोगे कि बंजाराज, ये राजस्थान साइड में रायकाज, गुजरात साइड में मलधारीज, ठीक है, ये झारखंड और बिहार साइड में बंजाराज, और केरल कर्नाटक इस साइड में धांगर्स, कुरुमाज, कुरुबूज, गोलाज, ये कुछ जातियां हैं, जनजातियां हैं जो पेस्चरलिस्ट का काम करती थी।
ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा यहाँ तक। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास का फ्री में फ़ायदा उठा पाएँ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फ्री में ऐसी क्लासेस का फ़ायदा मिलता रहे।